अगर घुल जाते हैं तो कैसे, और अगर नहीं घुलते हैं तो वो कौन कौन से कारकों से प्रभावित होते हैं। तो आज आपको यहाँ पर पढ़ना है ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात का जवाब देना चाहती हूँ कि दुनिया का हर ठोस जो है वो द्रव में, ये जरूरी नहीं है कि वो विलय हो जाए। कौन से ठोस द्रव में विलय होते हैं और क्यों होते हैं, ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें आप सबसे पहले देखेंगे कि जो आप विलय और विलायक इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है। यानी पहला कारक है विलय विलायक की प्रकृति कैसी है, इस बात पर निर्भर करेगी आपकी विलेयता। दूसरा डिपेंड करेगी ताप पर, और तीसरा डिपेंड करेगी दाब पर। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों फैक्टर के बेस पर कैसे पता चलेगा कि कोई ठोस द्रव में विलय है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं विलय और विलायक की प्रकृति की बात करने जा रही हूँ। आप देखिए आपके पास NaCl दिया हुआ मैंने आपको। NaCl को अगर आप पानी के अंदर घोलें तो आप देखिए घुल जाएगा, जिसमें NaCl आपका विलय का काम कर रहा है और वाटर जो है वो आपका विलायक का काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ पर चीनी दे दूं, यानी कि शुगर दे दूं, उसको पानी में घोल दूं, तो आप देखिए वो भी घुल जाएगी। तो पानी में ये लोग क्यों घुले, तो आप देखिए क्योंकि पानी जो होता है वो ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय का मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पानी में ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो आप देखिए इस पे दो पोल है, नीचे वाला पॉजिटिव पोल है, ऊपर वाला नेगेटिव पोल है। तो चूंकि ये जो है वो ध्रुवीय है और NaCl भी आपका ध्रुवीय होता है, तो सेम चीजें सेम चीजों में डिजोल्व हो जाती हैं, जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो ऑलवेज जब भी किसी नए स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो अपने जैसा बच्चा ही सर्च करता है, उसे लगता है कि बच्चा अच्छा होना चाहिए, राइट। तो यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर उसको उसके जैसा बंदा मिल जाता है तो उसकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे अगर मान लीजिए कोई आप ऐसा कह सकते हैं कोई दुष्ट बंदा है, तो वो जब भी किसी कैंपस में एडमिशन लेता है तो वो अपने टाइप का बंदा ढूंढता है। तो आप देखिए अगर उसको अपने टाइप का बंदा मिल जाता है तो उसकी बहुत जमती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा दोनों चीजों का नेचर जो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे में मर्ज होंगी। तो आप देखिए यहाँ वाटर भी आपका ध्रुवीय है और NaCl भी आपका ध्रुवीय है। तो आप देखिए ये दोनों ध्रुवीय हो गए। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th क्लास में, लाइक डिजोल्व लाइक, सेम चीजें सेम चीजों में डिजोल्व होती है। तो बताइए ये दोनों डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी चीनी और NaCl को हटा दें और इसकी जगह हम नेफ्थलीन ले लें, आप नेफ्थलीन के बारे में जानते हैं। नेफ्थलीन जो होती है, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, और एंथ्रासीन जो होती है, एंथ्रासीन ये कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन है, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। नेफ्थलीन का इस्तेमाल जो होता है वो जब आपकी गर्मियों में मम्मी रजाइयां पैक कर रही होती हैं या फिर जो वूलन क्लोथ्स रखती हैं उसमें वो बोल्स रख देती हैं। ये बोल्स जो होते हैं वो मतलब कि जो छोटे छोटे टर्माइट से कीड़े होते हैं उनसे आपकी वुलन क्लॉथ्स को बचाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है, इनको अगर आप पानी में डिजोल्व करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होंगी, क्योंकि नेफ्थलीन एंथ्रासीन जो होती है वो ध्रुवीय नहीं होती, इनके अंदर प्लस माइनस चार्ज नहीं होते, ये पोलर नहीं है। तो जब ये पोलर नहीं है, वाटर पोलर है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होंगी। तो ठोसों की द्रव में विलेयता का सबसे पहला कारक है कि आपका विलय और विलायक इन दोनों की प्रकृति क्या है। अच्छा, आपको एक बात और यहाँ पर याद रखनी है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। संतृप्त विलयन का मतलब होता है सैचुरेटेड और असंतृप्त का मतलब होता है अनसैचुरेटेड। तो आप देखिए अगर मान लीजिए कि आप चीनी को पानी में घोलने जा रहे हैं, आपके पास 1 गिलास पानी है, उसमें आपने चीनी धीरे धीरे डालना शुरू किया और आप घोलिए, और चीनी लगातार घुलती चली गई। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मान लीजिए गिलास है, इसके अंदर आप पानी था पूरा और आप चीनी डाल रहे थे, वो चीनी घुलती चली जा रही थी। एक वक्त आएगा कि इतनी चीनी जो है वो आप बार बार ट्राई कर रहे हैं कमरे के ताप पर और उसी दाब पर, लेकिन ये चीनी अब घुल नहीं रही। तो इसका मतलब अब आपका विलयन जो है वो और ज्यादा विलय की मात्रा को अपने अंदर घोलना नहीं चाहता है। तो ऐसा विलयन जो है वो संतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन को आप ऐसे परिभाषित भी कर सकते हैं कि सामान्य ताप और दाब पर, जो भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, सामान्य ताप दाब पर विलायक के अंदर, किसी भी विलायक के अंदर विलय की अधिक से अधिक मात्रा जो होती है उसे जो होता है हम जो घुलती है उससे हमारा जो है वो संतृप्त विलयन बनता है। यानी कि ऐसा विलयन जो सामान्य ताप दाब पर किसी विलायक के अंदर
विलय की अधिकतम मात्रा के घुलने से बना होता है, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में आपको एक खास बात याद रखनी है कि इसके अंदर एक तरीके की साम्यावस्था विकसित हो चुकी होती है। साम्यावस्था विकसित होने का मतलब जो शुगर पड़ी है ये लगातार पानी के अंदर घुलने जाएगी, लेकिन उतने ही कण जो है वो शुगर के, वो जो पानी में घुले हुए थे वो बाहर आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ जो आपकी चीनी सामान्य दाब पर बची हुई थी वो उतनी की उतनी बची रहेगी। आपको लगेगा कि ये चीनी घुल ही नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीनी अंदर घुलने जाती है, इसे विलेयता कहते हैं। और जो चीनी अंदर से घुली हुई चीनी जो है बाहर आ रही है, इसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो ये क्रिया जो होती है वो लगातार होती रहती है आपके संतृप्त विलयन में, और इस तरीके से संतृप्त विलयन के अंदर साम्यावस्था बनी रहती है। अब आपको असंतृप्त विलयन पढ़ना है। असंतृप्त विलयन वही है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप मान लीजिए कि पानी के अंदर चीनी डाल रहे हैं कंटिन्यूअस, और वो आपका पानी जो है वो चीनी को अपने अंदर घोलता चला जा रहा है और चीनी यहाँ बच नहीं रही उस सामान्य तापदाब पर, तब उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि असंतृप्त विलयन जो होता है, विलय की मात्रा को अगर वो घोलता रहता है तो वो असंतृप्त है, लेकिन जब वो उसको घोलना बंद कर देता है तो वो आपका संतृप्त विलयन है। तो ये तो ठोस की द्रव में विलेयता हेडिंग के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा कि विलय और विलायक का नेचर कैसा होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ताप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताप किसी भी ठोस को द्रव में कैसे उसको अफेक्ट करता है, उसकी विलेयता को। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात देखनी होगी, जब भी आप किसी भी ठोस को किसी द्रव में घोलते हैं तो क्रिया कैसी होती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको यहाँ एक ठोस दे दिया और उसको आप किसी द्रव में घोल रहे हैं, तो दो प्रकार की विलयन तो बनेगा, लेकिन दो प्रकार की क्रियाएं होंगी, यानी दो प्रकार की अभिक्रिया होंगी। एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कहने का मतलब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी ठोस होंगे जो द्रव में जब घुलेंगे तो वो बाहर से ऊर्जा लेंगे, यानी उनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। राइट, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चीनी को जब भी पानी में डालते हैं तो चीनी पानी में जब घुलती है तो वो बाहर से ऊष्मा लेती है, ऊष्मा शोषी है। ठीक है, और ये बात आपको पहले क्लियर की जा चुकी है। कहीं आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक गिलास पानी के अंदर जब हम चीनी घोलते हैं और चीनी को हिलाते हैं तो हमें लगता है वो तो बिना हीट लिए अपने आप घुल गई। मैम आप कह रही हैं कि वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, उसने तो ऊष्मा ली नहीं। तो याद रखिए, आपने जो चीनी ली है उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, और उसको अपने घुलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो आसपास से ले सकती है, यानी वो आसपास सराउंडिंग से ले लेगी। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चीनी को पानी की कम क्वांटिटी में घोलना चाहते हैं तो वो हिलाने से डिसॉल्व नहीं होगी। आप उसको गैस के ऊपर रख दीजिए, जैसे ही आप उसे टेम्परेचर देंगे वो एक्स्ट्रा चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि चीनी अपने आप को पानी में डिसॉल्व करने के लिए ऊष्मा को लेती है, इसलिए ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जो होती है, याद रखिएगा, आप टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे चीनी उतनी ज्यादा और उतनी जल्दी जो है वो पानी में घुल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो सभी ठोस जो पानी में घुलने के बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं देते हैं, ताप बढ़ाने से उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन इसके ऑपोजिट आपने कभी चूना देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। गांव में आज भी जो होता है, जब पेंटिंग होती है या पेंट होता है घरों में, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को रात में पानी में भिगो के बड़े बड़े लम्स को रख दिया जाता है। और आप देखिए, जैसे ही आप CaCO3 को पानी में डिजोल्व करते हैं बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, यानी कहने का मतलब है अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, पूरा विलयन खोलने लगता है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी इसमें आपने ऊष्मा नहीं दी, ऊष्मा निकल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए, एक आपको अच्छा विलयन प्राप्त हो जाए, तो आप इसको ठंडा होने दीजिए। आप देखिए, पेंटिंग करने के लिए हमेशा CaCO3 को रात में भिगोकर छोड़ दिया जाता है पानी में, जिससे पूरी रात उस विलयन से ऊष्मा निकलती रहती है और वो विलयन सुबह तक एकदम ठंडा हो जाता है। जैसे ही ताप कम होता है आप उसको हिलाइए किसी विडोला की हेल्प से। तो जैसे ही आप उसे हिलाते हैं तो आप देखिए आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यानी CaCO3 पानी के अंदर बहुत अच्छे से घुल चुका होता है। और चूंकि वो घुल चुका है, वो आपकी पेंटिंग के लिए एकदम ओके है, तो अब आप उससे आराम से पेंटिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जिन वो सभी ठोस जो पानी में घुलने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया देते हैं, तो ऐसे ठोस होते हैं वो ताप घटाने पर, कहने का मतलब उनका ताप जैसे जैसे कम होगा उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। मैंने आपसे कहा विलयन जैसे जैसे ठंडा होगा CaCO3 की विलेयता पानी में बढ़ जाएगी। तो ये ताप का प्रभाव था, कैसे ठोस जो होते हैं वो द्रव में
घुलते हैं ताप के प्रभाव से। अब आपको लास्ट मुझे इफेक्ट बताना है दाब का प्रभाव, कि ठोस को जब भी किसी द्रव में घोला जाता है तो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, और उस छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में ये द्रव हमने आपको दे दिया है, और इस द्रव के ऊपर की तरफ यहाँ कुछ गैस के अणु दे दिए गए हैं, राइट। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है वेट रख के। आप देखिए इसके ऊपर बहुत कम वेट रखा हुआ है, और इस वेट की वजह से ये रुका हुआ है। यानी कहने का मतलब ये आपका द्रव है, और ये इस द्रव के अंदर पाए जाने वाले अणु हैं, और ये पिस्टन की हेल्प से हमने इसको होल्ड कर रखा है। अब आप देखिए क्या होता है कि जब भी किसी द्रव में आप गैस को दाब के साथ डालते हैं तो ये गैस के अणु जो होते हैं वो उसमें घुलना शुरू हो जाते हैं, और जब गैस के अणु उसमें घुलते हैं, कुछ गैस के अणु जो इसमें घुले हुए होते हैं वो बाहर आते हैं, एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो ये साम्यावस्था वाली कंडीशन मैंने आपको दिखाई है कि इसमें जो है वो द्रव में से जो है गैस के अणु निकलकर बाहर आते हैं, जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से बाहर वाले अणु जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, राइट। तो लेकिन इसमें देखिए क्या किया मैंने, द्रव वही लिया है, और ये जो गैस के अणु आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मैंने इस पिस्टन को इसकी पहली पोजीशन से थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, और जब मैंने इसको नीचे खिसका दिया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पिस्टन खिसक जाने की वजह से, ये वेट मैंने रख दिए, इन वेट की वजह से पिस्टन नीचे खिसक गया, और जो गैस के अणु थे ये यूनिट, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो इतना एरिया था, पहले तो इसमें गैस के अणु घूम रहे थे, अब एरिया कम हो गया। तो एरिया कम हो गया यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अगर हम बात करें 2 मिनट के लिए कि ये इतना हिस्सा जो है वो 2 लीटर को इंडिकेट कर रहा है, और आप देखिए इसमें 10 मोल दिखाई दे रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो 2 लीटर में पहले 10 मोल्स दिखाई दे रहे थे, यानी कि अगर पर लीटर की बात करें तो पर लीटर में 5 मोल्स मान लीजिए आप। अब आपने क्या किया, वेट रखने के बाद जो ये जो गैसेस मिक्सचर है, यानी ये जो गैस है इसके ऊपर दाब डाला है, दबाव की वजह से ये जो अणु है आपके, ये द्रव की सतह पर भी दाब डालेंगे और इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। जब वो इसके अंदर एंटर कर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर अणुओं की संख्या जो है वो पहले से आपको कम नजर आएगी। जैसे देखिए आपको 2, 4, 6, 8 नजर आ रहे हैं, और ये इसमें घुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बताऊंगी, यानी कि विलेयता बढ़ना शुरू हो गई है क्योंकि आपने दाब डाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अब आपका केवल 1 लीटर है। कहने का मतलब ये हुआ, इस 1 लीटर मत समझिए, आप ऐसे समझिए कि जब आपने इसके ऊपर दाब डाला तो ये कंप्रेस हो गए, कंप्रेस होने का मतलब पास पास आ गए, और ये इसके अंदर घुलना शुरू हो गए, यानी कि द्रव के अंदर गैस की विलेयता बढ़ना शुरू हो गई। ये विलेयता तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि एक बार फिर इसमें इस तरीके की साम्यावस्था ना आ जाए। तो यानी इसमें डिजोल्व होते रहेंगे, और फिर इसमें जब ज्यादा हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा बाहर आएंगे, और एक वक्त आएगा इसमें भी साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। और लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसमें जो है वो प्रेशर कम होने की वजह से, दाब कम होने की वजह से द्रव में विलेयता देखिए कम है, यानी बाहर आपको ज्यादा अणु नजर आ रहे हैं। और इसमें देखिए दबाव डाल दिया आपने तो गैस के अणु ज्यादा अंदर चले गए हैं द्रव के, तो यहाँ बाहर आपको कम अणु नजर आ रहे हैं। इसका मतलब दाब डालने से गैस की जो विलेयता होती है वो द्रव में बढ़ जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। आप देखिए कोल्ड ड्रिंक जो होती है, या फिर जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है या सोडा वाटर है, उसके अंदर देखिए CO2 गैस डाली जाती है। बोलते हैं ऐसा कि CO2 गैस कंप्रेस करके डाली गई है। कंप्रेस का मतलब उसके ऊपर काफी ज्यादा दाब डालकर उसको जबरदस्ती अंदर डाला जाता है और ढक्कन सील कर दिया जाता है। तो अब जिससे उस CO2 की उस द्रव के अंदर विलेयता जो होती है वो बनी रहती है, यानी कि मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है कि जो मैंने आपको पढ़ाया सारे फैक्टर हो गए आपके, कैसे ठोस जब द्रव में घुलता है तो उसको ताप प्रभावित करता है, कैसे दाब प्रभावित करता है, और कैसे विलेय और विलायक की प्रकृति उसको प्रभावित करती है। तीनों फैक्टर होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया कि दाब का ठोसों की विलेयता पर जब वो द्रव में घुलते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ना है, और इसका नाम है हेनरी का नियम। तो आज हम हेनरी का नियम पढ़ने जा रहे हैं, और हेनरी का नियम अभी आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। हेनरी का नियम है X = P। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिया, तो आप देखिए ये यहाँ पर द्रव था, ठीक है, और ये ऊपर जो है वो आपके गैस के मोल्स थे, और इसके ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको साम्यावस्था है, और ये आपका पिस्टन लगा हुआ है,
और ये आपका वेट रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ जो द्रव है वो गैस के साथ साम्यावस्था में है। तो आप देखिए यहाँ पर जो गैस है वो द्रव के ऊपर एक दाब डाल रही है और इस दाब को हम बोलेंगे गैस का आंशिक दाब। तो पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने आंशिक दाब शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, खाली दाब का इस्तेमाल वर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि याद रखिए यहाँ गैस किसी द्रव के साथ है। जब भी हम किसी चीज के साथ जब भी हम किसी चीज के साथ होते हैं या कोई जगह शेयर करते हैं तो वो हमारी पूरी नहीं होती। चूंकि हम शेयरिंग में हैं तो आंशिक वो जगह हमारी होती है, आंशिक वो दूसरे बंदे की होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपके कैंपस में मान लीजिए 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप ये कहें कि ये स्कूल मेरा ही है तो वो पूरा स्कूल आपका नहीं है, वो 1200 बच्चों का है आंशिक। यानी कहने का मतलब आंशिक का मतलब थोड़ा 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 हर बच्चे का पूरा राइट है, हर बच्चे का थोड़ा थोड़ा राइट है उस पर। थोड़ा थोड़ा राइट होने का मतलब वो हर एक बच्चे का है, वो इंडिविजुअल आपका नहीं है। अगर वो पूरा स्कूल आपका होता तो सिर्फ और सिर्फ आप वहां होते, कोई और नहीं होता। तब हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं शुद्ध। लेकिन जब बहुत सारे लोग उस जगह पर होते हैं तो हम शब्द यूज करते हैं आंशिक। आप देखिए इस कंटेनर के अंदर गैस के अणु द्रव के साथ हैं तो हम शब्द शुद्ध दाब का इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम आंशिक दाब शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कि आपका गैस जो है वो द्रव के ऊपर क्या डाल रही है, दाब डाल रही है। इसे हम गैस का आंशिक दाब बोलेंगे। तो ये रहा आपका गैस का आंशिक दाब। और आप देखिए इस गैस के अणु जो है सॉरी वो द्रव में घुले हुए हैं। आप देखिए वो जो द्रव में गैस के अणु घुले हुए हैं, आपको भी याद आ रहा होगा मैंने सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां बताई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि विलयन के अंदर जब भी हम गैस को डालेंगे या गैस के या दाब की बात करेंगे विलयन के अंदर, तो उस वक्त सांद्रता को व्यक्त करने की सबसे अच्छी विधि हमारे पास मोल प्रभाज होगी। तो आप देखिए हेनरी ने भी मोल प्रभाज का इस्तेमाल किया है। तो ये जो आप जितना ज्यादा गैस का आंशिक दाब होगा, सोचिए जितना ज्यादा ये दाब डालेगी उतना ज्यादा ये द्रव में उसके मोल प्रभाज पाए जाएंगे, यानी द्रव में उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी। तो आप देखिए हेनरी आपसे यही कहना चाहते हैं, यदि ताप स्थिर है यानी ताप को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप ताप बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, ताप बढ़ाने से द्रव में पाए जाने वाले अणुओं को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब वो इस स्पेस में ज्यादा आ जाएंगे। तो आपको ताप को टच नहीं करना है, ताप स्थिर रखिए। जब आप ताप स्थिर रखेंगे तो किसी भी द्रव में पाए जाने वाले गैस के मोल प्रभाज उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं, राइट। तो अब जब यहाँ पर आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर के एच आ जाएगा। हमने एच इसलिए लगाया क्योंकि के एक कांस्टेंट है, लेकिन एच जो है वो हेनरी ने दिया इसलिए हेनरी कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये गैसों के लिए कांस्टेंट होता है। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी याद रखनी है कि के एच जो होता है, अगर हम इस पी को नीचे ले आए या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप पी को नीचे ले आएंगे तो आपका फॉर्मूला एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू के एच हो जाएगा। तो जितनी भी गैसें हैं, हम गैस की ही बात कर रहे हैं, द्रव में उसको डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सारी गैसों के लिए के एच की वैल्यू अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये हुआ हर गैस का अपना एक ओन हेनरी कांस्टेंट होगा। और एक और बात कि जो गैसें होती हैं उनके हेनरी कांस्टेंट का प्रेशर से क्या रिलेशन होता है, यानी टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है, ये भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपने यहाँ पर ताप बढ़ा दिया, अगर आपने ताप बढ़ाया तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो है वो, यानी कहने का मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो के एच की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्रेशर कम होता है तो के एच की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसका एक यहाँ पर आप एक और चीज समझ सकते हैं कि मैंने आपको बोला कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, अब वो द्रव के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे, यानी प्रेशर कम हो जाएगा तो के एच की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग पढ़ना है कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो गर्म पानी में इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते रहना जितना उन्हें ठंडे पानी में अच्छा लगता है। उसकी सबसे बड़ी बात यह कि गर्म पानी के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने से प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है गैस का। तो प्रेशर जब कम हो जाता है तो के एच की वैल्यू मानी के एच की वैल्यू बढ़ जाएगी, और प्रेशर कम होने की वजह से उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये था आपका हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के 3 अनुप्रयोग भी हैं, जिसमें पहला अनुप्रयोग जो है वो आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया। यानी कोल्ड ड्रिंक में हेनरी का लॉ लगता है। आप देखिए जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा CO2 के मॉलिक्यूल यानी मोल प्रभाज
यानी सांद्रता उस द्रव के अंदर पाई जाएगी। जैसे जैसे आप ढक्कन को खोलते हैं प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो गैस जो होती है फिज की आवाज से बाहर आ जाती है। कहने का मतलब प्रेशर कम हुआ तो मोल प्रभास भी कम हो जाएंगे। ये पहली एप्लीकेशन थी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि गोताखोर, जब भी गोताखोर आप जानते होंगे जो समुद्र के पानी में नीचे जाते हैं बहुत सारी चीजों को ढूंढने, या जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर वो बहुत सारी जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं उनकी नॉलेज इकट्ठी करने या उनमें जो चीजें पाई जाती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। तो आप देखिए जो गोताखोर जो जब डाइविंग के लिए नीचे जाते थे तो पहले वो अपने साथ एयर लेके जाते हैं सिलेंडर में पीछे, और आप देखिए कि उस एयर के अंदर क्या क्या होता है। एयर में नाइट्रोजन मैक्सिमम होती है और एयर में ऑक्सीजन भी होती है। तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का मिक्सचर अपने सिलेंडर में भर के एयर को लेके जाते थे। अब जैसे जैसे वो डाइविंग के लिए नीचे जाते थे तो प्रेशर बढ़ जाता था। प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको पता है जब भी प्रेशर बढ़ता है, अभी जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया, अगर आप ढक्कन को जबरदस्ती बॉटल में प्रेशर डाल के ढक्कन को टाइटली बंद कर दोगे तो प्रेशर बढ़ने की वजह से CO2 ज्यादा डिजोल्व होगी किसमें, द्रव में। बिल्कुल ऐसे ही जब वो डाइवर्स नीचे जाते हैं गोताखोर तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो आपका एयर मिक्सचर है दैट इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो उनके ब्लड में ज्यादा डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जैसे जब वो ऊपर आते हैं तो आपको मालूम है ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों का मिक्सचर उनके ब्लड में गया। ऑक्सीजन तो उनके टिश्यू यानी कि सेल्स जो भी हैं ऊतक हैं उन्होंने यूज कर ली, यूटिलाइज कर ली, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो यूटिलाइज नहीं होती है। जैसे जैसे वो वापस समुद्र की सतह पर आते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो आपका जो गोताखोर होते हैं उनके ब्लड में जो नाइट्रोजन जबरदस्ती घुली होती है वो बाहर आने की कोशिश करती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। बबल्स का मतलब छोटे छोटे बुलबुले की फॉर्म में बाहर आती है और वो बुलबुले उनके ब्लड में बनने लगते हैं। तो आप जानते हैं ये बुलबुले उनके ब्लड में बनना बहुत ही उनके लिए डेंजरस होते हैं, क्योंकि बुलबुले बनेंगे तो आपको मालूम है कि वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कि जो आपकी जिनमें रक्त बहता है उनमें ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा और आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो एक तरीके का पूरी बॉडी में जबरदस्त पेन हो रहा होता है बबल्स बनने की वजह से, क्योंकि बबल्स बनने की वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें वो एक्सपेंड होने लगती हैं। तो जो पेन होता है उसको हम कहते हैं बेंड्स, BENDS। वो एक बीमारी होती है एक तरीके की, उसे हम बेंड्स बोलते हैं। तो इसको कम करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए अब क्या किया जाता है, अब जो एयर का लिक्विड मिक्सचर होता है उसके अंदर थोड़ी सी हीलियम ले जाई जाती है, नाइट्रोजन को थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो आप देखिए अगर नाइट्रोजन को आप कम कर देंगे उसकी जगह पर आप हीलियम ले जाएंगे तो हीलियम का साइज छोटा होता है, डिजोल्व तो वो भी ब्लड में नहीं होगी, लेकिन जब वो ब्लड से बाहर आएगी नाइट्रोजन की तरह तो उसका साइज छोटा होने की वजह से इतने बबल्स क्रिएट नहीं होंगे, इतने बड़े बबल्स नहीं बनेंगे और गोताखोरों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन था हेनरी लॉ का कि देखिए जितना ज्यादा प्रेशर